हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे स्लाइड में जो आज का टॉपिक है सूक्ष्म जीव कवक, इसके लाभकारी और अलाभकारी उपयोग। सूक्ष्म जीव, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। आज जिस सूक्ष्म जीव के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। कवक मीन्स फंजाई। कवक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है। जैसे इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं, सेल वाल काइटिन की बनी होती है। काइटिन की एक पतली परत होती है जो इस कवक को अपने चारों ओर से घेर कर रखती है। यह एक यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव का आशय है कि इस प्रकार के जीव जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है। केंद्रक जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली से बाउंडेड होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है और न्यूक्लिक जो मटेरियल होता है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर ही होता है। हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी महत्वपूर्ण जो रचना है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन कवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंगाई, क्योंकि जो कवक हैं ये पौधे नहीं होते। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है। उसकी सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ कवक की बात कर रहे हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। जैसा प्रकाश संश्लेषण एक विधि, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या स्वपोषी भी कहते हैं। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। संचित भोजन, इसमें कवकों में किस प्रकार का भोजन स्टोर होता है, किस प्रकार का भोजन इनों में संचित रहता है, किस फॉर्म में रहता है। भोजन जिस फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। विविध पोषी का मतलब है कवक के अंदर विभिन्न प्रकार का पोषण विधि पाई जाती है। स्वयं भोजन नहीं बनाते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जिस प्रकार पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पे डिपेंडेंट हैं, वो उस पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। इनके हैबिटेट्स क्या हैं, इनके आवास स्थल क्या है, जहाँ पर इनके पाए जाने की ज़्यादा संभावना होती है। उष्ण यानी गर्म स्थान या नमी, उष्ण और नमी वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। संवहन, वैस्कुलर टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर ऊतक, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। कवकों की जो शारीरिक संरचना होती है वो एक थैलेनुमा, थैलस की आकृति की होती है। इनका शरीर जो है, इनकी जो बॉडी है वो जड़, तने और बॉडी में डिस्टिंग्विश नहीं होती है,
यानी इसके शरीर का किसी भी प्रकार से विविधीकरण नहीं पाया जाता। जिस प्रकार प्लांट की जो बॉडी होती है वो जड़, तने और पत्तियों में विविधित होती है, लेकिन जो थैलोफाइटा वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें उनका शरीर जो होता है वो विविधीकरण उनमें नहीं पाया जाता। वासस्थान कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं? हैबिटेट्स। कवकों के पाए जाने की जो संभावना है वो कौन कौन से स्थानों पर कवक पाए जाते हैं? फंगाई कौन कौन से हैबिटेट्स में पाए जाते हैं? इनके रहने की संभावना या इनके उगने की संभावना कौन कौन सी जगह होती है? ये सभी जगह पाए जाते हैं जहाँ जीवित या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ये पाए जाते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, इनमें पोषण किस प्रकार का होता है? किस प्रकार ये अपने भोजन प्राप्त करते हैं? किस प्रकार ये अपने भोजन से अपनी गतिविधि और अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको रन करते हैं? पहली जो पोषण विधि है इसमें वो है सहजीविता, जिसे हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। सहजीविता क्या होती है या सहजीवी क्या है? जब दो जीवों के बीच पारस्परिक रूप से यानी म्यूचुअल तरीके से इंटर रिलेशन के रूप से लाभदायक संबंध स्थापित होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लाइकन। लाइकन जो होता है वो कवक और शैवाल का एसोसिएशन होता है। ये इस प्रकार कवक और शैवाल जब दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ साथ अपनी लिविंग जीते हैं, अपने जीवन को साथ साथ जीते हैं, और एक जो जीव है वो दूसरे जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार के जो संबंध बनते हैं उसे हम सहजीविता कहते हैं। और इस सहजीविता में जो भाग लेने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकन। जैसा कि बताया गया है इसमें कवक और शैवाल दोनों मिलकर साथ रहते हैं, एक दूसरे की जो ज़रूरत है, आवश्यकता, उसकी पूर्ति करते हैं। वायु प्रदूषण के संकेतक लाइकन। लाइकन का जो यूजफुल जो फायदा है, यानी ये हमारे लिए किस प्रकार से ये लाभकारी हैं, ये वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। जहाँ जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ ये लाइकन्स हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो इनकी जो न्यूट्रिशन की विधि है, पोषण की विधि है, वो है परजीवी, पैरासिटिक। फंगाई जो होते हैं दे आर पैरासाइट आल्सो। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे अन्य पौधों व जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी वो होता है जो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है और दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। ये यानी कवक, ये एक कवक की आकृति है जिसे हम मोस्टली अपने घरों के आसपास ज़्यादातर बारिश के दिनों में ये हम जहाँ कच्ची और पोली ज़मीन होती है, गोबर और खाद और चारा पड़ा होता है, या ऐसी ज़मीन जो थोड़ी लूज़ होती है, वहाँ पर जैसे गोबर है, सड़ा गला कोई पदार्थ होता है, वहाँ इनके उगने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। बारिश के मौसम में हम कई बार देखते हैं इस प्रकार की जो जीव हमें नज़र आते हैं उसे हम कवक कहते हैं। देसी भाषा में हम इसको मोस्टली
जब बचपन होता है तो बचपन में हम इसको क्या बोलते थे, सांप की छतरी। ये एक प्रकार का कवक है। कुछ कवक लाभकारी भी हैं और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक भी हैं। जैसे मशरूम, एडिबल मशरूम भी है, उसमें खाने योग्य मशरूम होती है। तो ये इसका एक चित्र है। ये इसका हेड होता है, ये इसका स्टॉक है, तना जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इसका बेस है। यहाँ जो भी सड़ा गला मटेरियल होता है वहाँ इसके उत्पन्न होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ये इसका लेबल डायग्राम है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिसको हम छत्रक बोलते हैं, छत्रक, ये इस प्रकार का टॉप होता है। छतरी के आकार का नुमा इसका ऊपरी जो भाग होता है उसे छत्रक कहते हैं, जिसे हम कैप कहते हैं, सिर। ये नीचे जो हल्की हल्की लाइनिंग्स होती है इसके, जैसे छतरी के अंदर नीचे तार होती है, ताड़ियाँ होती है, वैसे इसके अंदर चारों तरफ लाइनिंग लगी होती है, उसको हम गिल्स कहते हैं। इसके अंदर ये बारीक बारीक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, दाने होते हैं, स्पोर्स जिसको बीजाणु कहते हैं। स्टॉक, ये जो इसका तना रूपी जो आकृति होती है जिसके ऊपर यह कैप टिकी होती है उसको स्टॉक बोलते हैं या स्टाइप कहते हैं। हाइफी, ये जो नीचे का भाग होता है उससे धागे नुमा संरचनाएं, प्रवर्ध, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स वो डेवलप होते हैं, जिन्हें हाइफी कहा जाता है। ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे का जो भाग है जहाँ पर हाइफी का फैलाव है, ये नज़र आ रही है, ये अंडरग्राउंड हाइफी है जो ज़मीन के अंदर रहती है, पाई जाती है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर के पास में एक दूसरा स्ट्रक्चर उगा हुआ है, यहाँ पर इनकी संख्या 2 है। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है कवक का। बारिश के दिनों में जहाँ नमी, ज़मीन में नमी ज़्यादा हो जाती है, कचरा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, वहाँ इनके उगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके यूज़, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके फ़ायदे और नुकसान। इसके जो हानिकारक, किस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है कवक। हानिकारक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कवक है वो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पक्सीनिया एस्टिलागो, एस्टिलागो एक स्पीसीज है और पक्सीनिया जीनस है कवक का। ये गेहूं की जो फसल है उस पे नुकसान पहुंचाता है, गेहूं को नुकसान। गेहूं की फसल पर जब कवक का आक्रमण होता है या कवक उसके ऊपर अटैक करता है तो उस रोग को हम पक्सीनिया, उसकी जो स्पीसीज है पक्सीनिया एस्टिलागो एक प्रकार का कवक है जो गेहूं के उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। गेहूं का उत्पादन की मात्रा को ये घटा देता है। और थर्ड है जो इसका जो पोषण विधि है वो है मृतोपजीवी, जिसको हम सैप्रोफाइट भी बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। यानी इस प्रकार के कवक जो अपने पोषण के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। मृत जीव हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, मृत जीव है, सैप्रोफाइट, सड़े गले पदार्थों पर ये अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार के कवक जो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं या उनसे अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहते हैं। ये कवकों का तीसरा प्रकार हुआ। तीसरे प्रकार की पोषण हुए। पोषण के आधार पर इनको 3 में डिवाइडेशन किया हुआ है। नेक्स्ट है इसका जो एग्जाम्पल्स है, सैप्रोफाइट कौन कौन से कवक हैं जो सैप्रोफाइट्स की या मृतोपजीवी की श्रेणी में आते हैं। वो है राइजोपस, एगेरिकस और मोरसेला। इकोनॉमिकल यूज ऑफ फंजाई, यानी आर्थिक महत्व
कवकों का हमारे लिए आर्थिक महत्व किस प्रकार से है। जंतुओं व पेड़ पौधों के अवशेषों का विघटन। कवक जो हैं वो जीव जंतु हैं या जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनके जो रिमेन पार्ट्स हैं, उनका ये डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज। विघटन का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जंतुओं का, उसको ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं और उसे वापस बाय नेचर में या उसका नेचर में उसको वापस विघटित कर देते हैं, नेचर में उसको मिला देते हैं। इस प्रकार से ये एक अपमार्जक की भूमिका भी निभाते हैं। आर्थिक महत्व। डिकम्पोजर्स, दे आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स। खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के रूप में जैसे मशरूम, सफ़ेद बटन मशरूम, एगेरिकस, इनमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये इस प्रकार की खाद्य सामग्री है जिसे हमारे पोषण के अंदर प्रोटीन और विटामिन्स की आपूर्ति बहुत अच्छे से करते हैं। आजकल विस्तृत स्तर पर मशरूम की खेती भी की जा रही है। लोगों को अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और लोग इसका उपयोग अपने भोजन सामग्री के रूप में और अपने पोषण के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि मशरूम जो हैं वो हमारे लिए जो प्रोटीन और विटामिन्स के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाई जाती है, इसलिए ये हमारे खाद्य सामग्री के रूप में भी काम में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो एडिबल मशरूम्स हैं, खाद्य मशरूम्स हैं, जिसको हम एडिबल मशरूम्स बोलते हैं, उनमें प्रोटीन जैसे बात करी, उसके साथ साथ मिनरल्स, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खमीर, ब्रेड और बियर। ब्रेड और बियर का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके अंदर जो खमीर उड़ता है वो फंगाई की वजह से ही होता है, यानी जो किण्वन प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन बियर में, उसका एक कारण ये भी है खमीरीकरण। किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशंस के द्वारा, किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, बेकिंग एंड एल्कोहल बनाने में मदद करता है। एल्कोहल मीन्स शराब। शराब के निर्माण में जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कवकों के द्वारा किया जाता है। पनीर उद्योग, चीज इंडस्ट्री। एस्परजिलस एक कवक का प्रकार है। पेनिसिलियम, ये भी कवक है। ये पनीर उद्योग के निर्माण में सहायक होते हैं। एस्परजिलस और पेनिसिलियम की मदद से पनीर उद्योग में ये एक तरह से हमारी आर्थिक रूप से मददगार हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग बेकरी में होता है, जहाँ ब्रेड एंड बिस्कुट बनते हैं। बेकरी इंडस्ट्री के अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसी का उपयोग होता है। अम्लों के निर्माण में अम्ल कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रोसेस में, सिट्रिक एसिड को बनाने में एस्परजिलस जो कवक है वो सहायक होता है। गैलिक एसिड, ये भी एक प्रकार का अम्ल है, उसका निर्माण पेनिसिलियम
ग्लोकम नाम का कवक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कवक हानिकारक भी हैं तो हमारे लिए लाभकारक भी हैं। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण राइजोपस निग्रिकेंस के द्वारा किया जाता है। राइजोपस निग्रिकेंस एक कवक का प्रकार है जो हमारे लिए फ्यूमेरिक एसिड के निर्माण में सहायक है। एंजाइमों का निर्माण होता है जैसे अमाइलेज, इन्वर्टेज और पैक्टिनेज। एंजाइमों के निर्माण में भी कवकों का योगदान है। दवाओं का निर्माण, कई प्रकार की जो एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं इनके निर्माण में भी कवक हमारे लिए लाभकारी हैं। पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी डिस्कवर किया पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो एक एंटीबायोटिक है। इनका उत्पादन कवकों के द्वारा ही होता है। कवक यानी फंगाई आर हेल्पफुल इन आर मेडिसिन इंडस्ट्रीज आल्सो। कवकों से क्या क्या हानियां हैं, यानी फंजाई से कौन कौन सी हमारे को नुकसानदायक है, क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहली जो हानि होती है, ये भोजन को नष्ट करते हैं। जैसे जब नमी होती है, बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि रोटी है, ब्रेड है, उसके ऊपर एक फफूंद सी आ जाती है, एक लेयर बन जाती है, उसके अंदर से धागेनुमा संरचनाएं निकलने लगती है, उसको हाइफी कहते हैं। वो उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है या फंगल डेवलपमेंट होने लग जाता है। जो कवक हैं उनकी संख्या बढ़ती है और इस प्रकार से वो ब्रेड है, रोटियां हैं, हमारी जो भोजन सामग्री है उसको दूषित करते हैं और उसको खराब भी करते हैं। वो कौन सा कवक है जो हमारी भोजन सामग्री को नष्ट करता है या दूषित करता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कवक का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट और दूषित करता है, उसका आंसर होगा राइजोपस। राइजोपस इज ए फंजाई दैट नेक्स्ट है कपड़े, चमड़े, कागज, लकड़ी को नष्ट करना। चमड़ा, चमड़े की बेल्ट है, चमड़े के जूते हैं, चमड़े की और कोई भी जो चीज़ होती है उसके ऊपर भी फंगल का जो कवकों की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, बहुत तेज़ी से होती है। नमी के दिनों में कपड़े, चमड़े और कागज़ पर हम इसे आसानी से देख सकते हैं। ग्रीन ग्रीन कलर की एक ऊपर लेयर बन जाती है, वो एक्चुअली में कवक की ही होती है। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके फायदेमंद के साथ साथ हानिकारक जो नुकसान हैं, हानिकारक किस प्रकार से हैं? जहरीले, कभी कभी बिना किसी को आइडेंटिफाई किए अगर हम मशरूम को ले आते हैं और वो हमारे लिए खाने योग्य नहीं होती है, वो जहरीली होती है, तो उसको ग्रहण करने से या उसको भोजन में प्रयोग करने से जीव की या जो भी उसको खाने के रूप में काम में लेता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। वो कौन सा कवक है जो जहरीला है? उसका एग्जाम्पल है डेथ कैप। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एमानिटा फोलाइडस। अमानिटा फोलाइडस एक डेथ कैप नाम का फंगस है, कवक है जो जहरीला है। जो जीवों में रोग उत्पन्न कर सकता है वो पौधों में भी रोग उत्पन्न करेगा। पौधों में फंगल डिजीज कौन कौन से होते हैं उनकी जानकारी लेते हैं। सफ़ेद किट्टा रोग, सफ़ेद किट रोग होता है, ये कवक के द्वारा होता है। मूंगफली में टिक्का रोग, आलू का अंगमारी डिजीज,
गन्ने का रेड रॉट यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसमें लाल सड़ान होती है। गन्ने का जो डंठल होता है, गन्ने की जो तना होता है, उसका कलर रेडिश रेडिश होने लगता है, उसमें रेडनेस स्ट्रक्चर होने लग जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? गन्ने में ये लाल सड़न का रोग की निशानी होती है। बाजरे का अर्गो डिजीज, रेड रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर लाल कलर का पाउडर सा उत्पन्न होने लग जाता है, वो फंगल का ही निशानी है। यानी कवकों के द्वारा जो रोग है, बीमारियां हैं, वो पौधों में और गेहूं के पौधे में होती है। उस बीमारी का नाम है रेड रस्ट। पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूर के अंदर भी कवकों से रोग होता है, उसका नाम है पाउडरी माइल्ड्यू। इस प्रकार से हमने देखा कि पौधों में जो फंगल डिजीज हैं, सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली टिक्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का रेड रॉट, बाजरे का अर्गोट, रेड रस्ट ऑफ व्हीट एंड पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ह्यूमन, मानव में फंगल डिजीज कौन कौन से हैं? व्हाट आर द फंगल डिजीजेस दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट इज एस्परजिलोसिस, ये हमारे फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब कवक हमारे फेफड़ों पे इन्फेक्शन करते हैं तो एस्परजिलोसिस नाम का डिजीज होता है। नेक्स्ट है दाद। देसी भाषा में हम देखते हैं कि कई बार अंगुली में या पैर के अंदर नमी की वजह से दाद की बन जाती है, सिर में बन जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे इंग्लिश में रिंगवॉर्म भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस, ये एक डिजीज है, इससे मतली उल्टी जैसी शिकायत होती है। जिस व्यक्ति को ये मेनिंजाइटिस रोग होता है, मतली यानी उल्टी जैसी व्यवहार करने लग जाता है व्यक्ति। लो इम्यूनिटी मीन्स उसकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, शरीर की जो प्रतिरोधकता प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का डिजीज़ होता है उसकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है और वो बहुत जल्दी बीमार होने के कगार पर पहुंच जाता है। ओनिकोमाइकोसिस, ये नाखून की बीमारी है, नाखून का कलर चेंज होने लग जाता है। नाखून के जो रिजेज हैं, साइड की जो जहाँ पर स्किन टच होती है, वहाँ से लेकर जो फुल नाखून है उसका कलर और उसके अंदर रेसिस लाइक स्ट्रक्चर आने लग जाते हैं। तो वो ओनिकोमाइकोसिस डिजीज़ की निशानी है। अभी तक हमने बात करी थी ह्यूमन डिजीज़ की, इसके साथ साथ ये पशुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। एस्परजिलोसिस और म्यूकरमाइकोसिस, ये दोनों डिजीज़ हैं जो फंगल इन्फेक्शंस हैं जो एनिमल्स में नज़र आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पशुओं में होने वाले फंगल डिजीज़ या कवकों से होने वाले जानवरों या एनिमल्स के डिजीज़ के नाम कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर होगा एस्परजिलोसिस और म्यूकरमाइकोसिस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रोजन चक्र, इसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछली कक्षाओं में और वर्तमान जो आज की जो कक्षा में हमने कवक, जीवाणु और जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव है, उनके बारे में अध्ययन किया था। और ये जो नाइट्रोजन चक्र है, ये नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमेशा स्थिर रहती है, इसमें किसी भी प्रकार की कमियां ज़्यादा नहीं होता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है जिसको हम N2 बोलते हैं,
ये हमारे वायुमंडल का एक भाग है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसमें जो सबसे अधिक मात्रा है वो N2 है। N2 की जो मात्रा होती है ये होती है 78% के फिर O2 है, ये इसकी मात्रा होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%, 0.03% ये CO2 की मात्रा होती है। और बाकी जो परसेंटेज बचा उसके अंदर सारी गैसें जाती है, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी गैसें बाकी भाग को बनाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन पौधों का एक आवश्यक भाग होता है जिसके द्वारा वो अपने वृद्धि करते हैं। और लेकिन जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कभी भी पौधों को उपलब्ध नहीं होती है। पौधों को उपलब्ध वो कब होगी? जब वो अपनी फॉर्म बदलेंगे। नाइट्रोजन जो जब नाइट्रेट के रूप में आते हैं तभी वो उनको पौधों को उपलब्ध हो पाती है। अब नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध कैसे होगी? वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, जब बिजली चमकती है तड़ित के द्वारा, बिजली चमकने से, और जीवाणु और नीले हरित जो शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजनी यौगिकों में इसको कन्वर्ट करेंगे। मीन्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो एक नाइट्रोजन का यौगिक है, नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्रेट जमीन में उपलब्ध हैं और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक जो नाइट्रेट की फॉर्म में होते हैं, इनका अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है। जो नाइट्रेट जो ज़मीन में बना है उसका अवशोषण आप पौधे करेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की पहले फॉर्मेशन नाइट्रोजनस यौगिकों के रूप में होता है, और नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको पौधे अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रेट्स यानी नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित करेंगे। अब इन पौधों का उपभोग करेंगे जंतु द्वारा पौधों को खाना। जंतु पौधे को भोजन के रूप में उपयोग करेंगे, और जब जीवों की मृत्यु होती है तो जीवों का डिकम्पोजिशन होने लगता है। जब जीवों का डिकम्पोजिशन होता है तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है अमीनो एसिड की फॉर्म में, वो वापस मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगी और उसके पुनः यौगिक बन जाएंगे। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो यौगिक हैं ये जीवाणु द्वारा यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में कन्वर्जन कर देते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन यौगिक हैं, एक नेक्स्ट अलग प्रकार के जो जीवाणु होते हैं जिसको विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, वो उन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में कन्वर्जन करते हैं। इस प्रकार यहाँ जो नाइट्रोजन बनी है वो नाइट्रोजन पुनः एक बार वायुमंडल में रिलीज या मुक्त हो जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में एग्जैक्ट एक समान बनी रहती है। अब वो कौन कौन से जीवाणु हैं जो यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं? पहला है थियोबैसिलस और सूडोमोनास और थियोबैसिलस इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन एनवायरनमेंट में करते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है
जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, जो लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथिकाएं, जिसको हम बोलते हैं नोड्स, नोड्यूल्स में रहता है और ये सहजीविता को फॉलो करता है। चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, पौधे व जंतु N2 का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। जैसा कि फ्लो चार्ट में बताया था, पौधे नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा ही कर सकते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर रूट नोडुल्स पाए जाते हैं। सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, नीचे ये रूट्स है, इसके अंदर यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है जिसको नोडुल्स बोलते हैं। जैसे ये प्लांट हो गया ऊपर, ये और भी इसकी रूट्स होती है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है रूट्स का, उसके अंदर यह रूट्स होती है, इसको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। दे आर रूट नोड्यूल्स, यानी ग्रंथिकाएं। इन ग्रंथिकाओं के अंदर इस प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु रहते हैं जो इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, इसका उचित उदाहरण है। नाइट्रोजन की मात्रा इस प्रकार से वायुमंडल में स्थिर रहती है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग सीधे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए उनको पहले नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्जन होगा, और नाइट्रोजन यौगिक हैं नाइट्रेट्स के रूप में ही पौधों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अवशोषित नाइट्रोजन से पौधे जड़ के द्वारा जो नाइट्रोजन का अवशोषण कर रहे हैं जमीन के द्वारा, उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक का संश्लेषण करते हैं, बनाते हैं। पौधों पर निर्भर जंतु इससे प्रोटीन व अन्य यौगिक प्राप्त करते हैं। यानी जो प्लांट्स हैं वो अपनी आपूर्ति, नाइट्रोजन की आपूर्ति नाइट्रेट के रूप में करते हैं, और उन प्लांट्स पे जो जंतु निर्भर हैं अपने भोजन प्राप्ति के लिए, उनको प्रोटीन और अन्य यौगिक प्राप्त होते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, जब पौधे और जंतु की मृत्यु हो जाती है तो बैक्टीरिया और जीवाणु हैं वो उनकी बॉडी का या उनके शरीर का डिकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन कर देते हैं, और पुनः एक बार नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। और उसके कुछ पश्चात कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल सूडोमोनास है। सूडोमोनास एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन कर देते हैं, और इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन चली जाती है और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा चक्र चलता है। इस स्लाइड्स में मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, हमारा जो मानव शरीर है उसके स्वास्थ्य में किन किन का रोल है। सूक्ष्म जीव, इतने छोटे छोटे जीव जिन्हें हम आँखों से देखना संभव नहीं, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म या बहुत ही छोटे छोटे जीवों को आसानी से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के जो एग्जाम्पल हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु, यानी बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी एंड वायरस। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव, यहाँ पर हम बात करेंगे जीवाणु की, यानी कि जीवाणु से हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस रोग है जिसका जो रोग कारक है या कोजल एजेंट है या कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से क्षय रोग या टीबी का रोग होता है, तो उसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया है
जो टीबी के लिए या क्षय रोग के लिए उत्तरदायी है। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है, इसकी वजह से डिप्थेरिया होता है। हैज़ा, जिसको कोलेरा बोलते हैं, ये विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। ये एक जीवाणु है जिसकी वजह से हैज़ा होता है। टाइफाइड का रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग में हाथ पैरों की चमड़ी गलने लगती है, शरीर पर दाग होने लगते हैं, वो कुष्ठ रोग की निशानी है। इसका जो जीवाणु है जिसकी वजह से ये रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। निमोनिया जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारी श्वास नली उसमें संक्रमण होता है। मोस्टली ज़्यादातर जो केसेस होते हैं निमोनिया के, वो छोटी उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका सही समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स या दवाई नहीं ली जाती है, चिकित्सीय परामर्श नहीं लिया जाता है, तो ये एक बहुत घातक बीमारी बन जाती है और डेथ भी हो सकती है। इसका जो कॉजल एजेंट है जिसकी वजह से रोग होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी। प्लेग, कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले प्लेग को एक बहुत महामारी रोग की श्रेणी में माना जाता था। इसकी वजह से संसार के कई देशों के अंदर हजारों लाखों की संख्याओं के अंदर लोग काल कवलित हुए। इसलिए प्लेग के नाम से ही लोगों में भय का माहौल बना रहता है। लेकिन आजकल प्लेग के केसेस हैं बहुत कम आते हैं। इसका भी जो कारक है जिसकी वजह से प्लेग होता है, बैसिलस पेस्टिस। काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, इसका कॉजल एजेंट है जीवाणु जिसका नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस। सुजाक, गोनोकोकस गोनोराही। सिफिलिस, ट्रैकोनोमा पैलिडम। इस प्रकार से जो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं, क्षय रोग, डिप्थेरिया, हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, सुजाक एंड सिफिलिस, ऑल दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम में जो पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम कौन सा है, या निम्न रोगों में से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, तो उसमें जो चॉइस में अगर ये दिए हैं तो इनमें से एक आंसर होगा उसका। कई बार रोग का नाम देखकर रोग कारक का नाम या कॉजल एजेंट का नाम पूछ लेते हैं, तो ये रोग हैं और ये इसके कॉजल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से ये जीवाणुजनित रोग होते हैं। नेक्स्ट जो सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है जिसकी हम बात यहाँ करेंगे वो है विषाणु यानी वायरस। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हैं रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है, खसरा, मीजल्स, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये हमारे लीवर से संबंधित है। इसमें बच्चों में मोस्टली हेपेटाइटिस रोग के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। लीवर कमज़ोर होने से या लीवर में संक्रमण होने से ये डिजीज़ होता है। ट्रैकोमा, ये आँख का डिजीज़ है। अगर ये घातक स्थिति में चला जाता है तो आँखों में अंधापन और धुंधलापन भी हो जाता है। पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, विषाणु से होने वाला रोग है, लेकिन अब भारत इस पोलियो डिजीज़ से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। 27 सितंबर 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित माना गया है WHO संस्था के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो विश्व स्तर की संस्था है उसने भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त कर दिया। एड्स HIV नामक वायरस से होता है। ये एक बहुत खतरनाक डिजीज़ है जो वायरस से होता है। इसका जो पूरे नाम, इसका जो एब्रीविएशन अपन पूरा करते हैं, खोलें इसको, तो यह तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिस किसी व्यक्ति को ये एड्स नामक डिजीज़ होता है उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है,
और वो एड्स से ग्रसित होने के बाद में छोटी छोटी बीमारियों से और ग्रसित होता है और उसका शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और अल्टीमेटली उसे मरना पड़ता है। यानी जो एड्स का जो डिजीज़ है, एड्स का जो रोग है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज बीमारी है, बचाव ही इसका उपचार है। चेचक जो डिजीज़ है, इसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसकी निशानी शरीर पर फफोले लाइक संरचनाएं बनने लग जाती है और वो कई बार स्थायी रूप से बन जाती है, तो चेहरे पे छोटे छोटे खड्डे बनने लग जाते हैं, वो हम चेचक डिजीज़ या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। डेंगू एक डिजीज़ है जो मच्छर से फैलता है, वायरल डिजीज़ है, यकृत को ये इन्फेक्ट करता है। ये मम्स है, मम्स डिजीज़ जिसको गलसुआ कहते हैं, ये हमारे गले को इन्फेक्ट करता है। गले की जो दोनों साइड की जो ग्लैंड्स हैं उसमें सूजन आने लग जाती है और ये श्वास नली को दबाने लगता है। ये भी घातक डिजीज़ है, इसका समय पर उपचार होना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा श्वास नली का इन्फेक्शन है, श्वास नली में संक्रमण होने से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। नेत्र रोग ट्रैकोमा जो है ये इसी का है, नेत्र रोग जो होता है वो ट्रैकोमा है। अंधापन हो सकता है इससे। वेरियोला वायरस जो चेचक डिजीज़ है, ये वेरियोला नामक वायरस से फैलता है और 1980 यानी 1980 में ये पूरी तरह से भारत से उन्मूलित हो गया। यानी 1980 में ये जो चेचक डिजीज़ है ये उन्मूलित यानी उन्मूलन हो चुका है। 1980 के बाद में भारत में कोई भी चेचक का रोग की नज़र नहीं आया। जन्मजात वायरल संक्रमण यानी ऐसी कुछ वायरल डिजीज़ होती है, ऐसी कुछ डिजीज़ होती है जो वायरस के द्वारा होती है और वो बाय बर्थ होती है, जन्म से ही होती है, जैसे रूबेला, जीका वायरस, साइटो ये गालो। अब ये जो जन्मजात जो संक्रमण की जब हम बात करते हैं, ये इस प्रकार के डिजीज़ होते हैं जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान श्रवण या दृष्टि यानी आँखों से कमजोरी या उसको सुनने की जो पावर है उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा हानि होती है। विकासात्मक देरी का मतलब है कि डेवलपमेंट जो डिले है, बच्चा जो गर्भ में है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी तरह से नहीं होती है और उसमें डिले होने लगती है। शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं होता है, बुद्धि का पूरी तरह से विकास नहीं होता है। इस प्रकार के जो डिजीज़ हैं या रोग हैं उनको हम जन्मजात रोग कहते हैं और ये वायरस के द्वारा होते हैं। इसके बाद है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, उससे जो रोग होते हैं मलेरिया, एमीबियासिस, लिस्मेनियासिस, ट्रेपेनोसोमानियासिस जिसको हम नींद की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो एक बीमारी है ट्रेपेनोसोमानियासिस के द्वारा ये होती है, ये प्रोटोजोन से होती है। मलेरिया हम जानते हैं, मलेरिया का जो है मादा एनाफेलिस, मच्छर की प्रजाति है एनाफेलिस, उसकी मादा है वो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती है। मलेरिया उसकी वजह से होता है, मादा एनाफेलिस की वजह से। एमीबियासिस प्रोटोजोन से होता है जिसको एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। डायरिया भी प्रोटोजोन्स के द्वारा ही होता है। अब ये तो रही रोगों की बात, यानी जीव जंतु को रोग देने वाले कौन कौन से कारक हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ,
कवक। अब इन रोगों से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, इसकी बात करते हैं। रोग से बचाव रखना चाहिए। रोग से बचाव रखेंगे तो हमारा शरीर और हमारी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आसपास जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमें जो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और हम बीमारी से अपने आप को बचाए रखेंगे। अच्छी तरह से पकाया हुआ भोजन, अच्छी तरह से पकाया भोजन मीन्स कि जो हम साग सब्जी मार्केट से लाते हैं वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होती है, उसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी डेवलपमेंट उनके अंदर हो रही होती है। तो उसे अच्छे से काट के अच्छे से धोना चाहिए। धोने के बाद में उसको गर्म पानी में कुछ समय के लिए रखना चाहिए, ताकि सूक्ष्म जीवों के जो छोटे छोटे अंडे हैं या छोटे छोटे जो जीव हैं वो पानी की गर्मी से या उसको हल्का पानी में उबालने से वो अपनी जो वृद्धि है वो नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। टीके लगवाना, समय समय पर टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये BCG का टीका लगता है, ये छोटे बच्चों को जन्म के बाद में तुरंत लगाए जाते हैं। इनसे जो भयंकर घातक बीमारियां जो बच्चों को होती है वो उनको नहीं होती है, जैसे काली खांसी, तब ट्यूबरकुलोसिस और टेटनस। 3 बीमारियों से ये टीका बचाता है। कौन कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी और खुली जगह पर रहें, भीड़ भाड़ से दूरी रखें। यानी हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे से जाने से बचना चाहिए। जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ सड़ान भरा माहौल होता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपते हैं। इस प्रकार से हमें अपने आसपास का जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, भीड़ भाड़ से दूरी रखें। मच्छर प्रजनन को रोकें। मच्छर से होने वाला रोग है मलेरिया, उससे हम कब बचाव कर सकते हैं? जब मच्छर के अंडे के लिए उपयोगी वातावरण नहीं मिलेगा, मच्छरों का प्रजनन नहीं होगा, अंडे नहीं होंगे, लार्वा नहीं बनेंगे, तो मच्छर भी उसको हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे। मच्छर को प्रजनन को रोकने के लिए हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और संक्रमित लोगों एवं उनके सामान से दूर रहें। जो व्यक्ति बीमारी से संक्रमित है उसके सामान और उससे दूरी बनाए रखें। दांतों को फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करें। यानी जो टूथपेस्ट हम काम में ले रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए। फ्लोराइड हमारे शरीर के लिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए। इसकी एक उचित मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरी होती है। स्वस्थ भोजन के लेना चाहिए और शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। यानी हमें हमारी जो गतिविधि है शुरुआत हमें व्यायाम से करनी चाहिए और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। मानव शरीर के विभिन्न तत्व। हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? कोशिका से। कोशिकास आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक एक विशिष्ट तरह का कार्य करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक तंत्र अंग का निर्माण करते हैं और जो अंग हैं वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। ये सारे तंत्र हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर को मेंटेन रखते हैं और हमारे शरीर की जो क्रियाविधि है उसको संचालित करते हैं। पहला जो तंत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पाचन तंत्र। ये हमारे पाचन से संबंधित है।
श्वसन तंत्र हमारे सांस लेने की प्रक्रिया से है, हमारे जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करता है श्वसन तंत्र। फिर परिसंचरण तंत्र है, हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसको मेंटेन करता है। कंकाल तंत्र हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। हम कंकाल तंत्र की वजह से ही हमारा शरीर खड़ा है और एक शरीर को निश्चित आकार प्रदान है, उसके लिए उत्तरदायी है कंकाल तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में जो बैलेंस है, संतुलन है, और जो बॉडी की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र उत्तरदायी है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में बनने वाले विशिष्ट प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। प्रजनन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा जीव अपनी संतान उत्पन्न करता है और उसकी जनसंख्या वृद्धि में मददगार होता है। और नेक्स्ट है पेशी तंत्र, ये हमारे जो मसल्स हैं शरीर के उससे संबंधित है। बॉडी की जो गतिविधि है, संचालन है, मूवमेंट है, उसके लिए पेशी तंत्र जिम्मेदार है। इस प्रकार से मानव शरीर के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ जो हम अपने शरीर की आवश्यक वृद्धि के लिए ग्रहण करते हैं, उनका रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और एंजाइम की सहायता से छोटी छोटी एवं सरल इकाइयों में टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। और इस प्रकार जिस तंत्र के द्वारा यह कार्य होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में भोजन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन पर जो रासायनिक गतिविधि होती है, रासायनिक क्रियाएं और एंजाइम की सहायता से छोटी छोटी सरल इकाइयों में टूट जाते हैं और वो शरीर में अवशोषित होते हैं और हमारे शरीर की जितनी भी जो क्रियाविधि है, क्रियाकलाप हैं, उसके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। पाचन तंत्र का दो भाग हैं, आहार नाल और संबंधित पाचन ग्रंथियां। आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी शुरुआत मुख गुहा से लेकर गुदा, मुख गुहा से लेकर गुदा तक का जो तंत्र है वो आहार नाल से जुड़ा हुआ है। यानी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। ग्रास नली, आमाशय, स्टोमक, आंतें, जिसमें दो कैटेगरी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन गुदा या एनएस, गुदा द्वार। पाचन ग्रंथियां भोजन को पचाने में जो जो ग्रंथियां अपना रोल निभाती है उन्हें हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ये दो तरह की होती है, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, आंतरिक पाचक ग्रंथियां, और बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल। श्लेष्मा ग्रंथियां हैं जो स्टोमक की जो दीवार होती है उसमें पाई जाती है। जठर ग्रंथियां आंत की दीवार में पाई, ब्रूनर्स ग्रंथियां। ये इस प्रकार से जो आंतरिक जो पाचन ग्रंथियां हैं वो श्लेष्मा ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां और ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं जो आंतरिक पाचन ग्रंथियों का से संबंधित होती है। बाह्य पाचक ग्रंथियां जो बाहर से अपने जो स्रावित पदार्थ हैं उनको पाचन में काम में लेती हैं, वो है लार ग्रंथियां जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। दे आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, देयर नंबर इज 3, जो 3 जोड़ी की होती है वो हमारे मुख में होती है।
और यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ये एक ग्रंथि है जिसमें एंजाइम्स बनते हैं और ये अपनी जो सिक्रेशन है वो आंत में छोड़ती है। ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, ये यकृत जो एक बड़ी ग्लैंड है उसकी संरचना है ये। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये स्टोमक है जिसको हम आमाशय कहते हैं। आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है, इसके 3 पार्ट हैं। ये जो वाला पार्ट होता है ये ऊपर जो ग्रास नली होता है उससे जुड़ा होता है। यहाँ से भोजन इसमें प्रवेश करता है, यहाँ भोजन कुछ समय के लिए रहता है, उसका अलग अलग तरीके से पाचन होता है। उसके बाद में यहाँ एक वाल होता है, यहाँ से जो भोजन आता है यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसकी बाद में जानकारी करते हैं। पहले हम यहाँ बात करें लीवर की। लीवर का स्ट्रक्चर है, जो यकृत है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय से जुड़ी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो पित्त बनता है जिसे पित्त बोलते हैं। बाइल जूस, उसको छोटी आंत में जो डियोडनम वाला भाग होता है उसमें लेकर आती है। लीवर जो होता है उसके भी लोब्स होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं, ये भी खंडों में विभक्त रहता है। स्टोमक के जो नीचे एक भाग होता है उसमें पैनक्रियाज होता है जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। कॉमन बाइल डक्ट है जो डियोडनम में खुलती है। छोटी आंत का एक फर्स्ट स्टेज का जो भाग है उसको डियोडनम बोलते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे संपूर्ण पाचन तंत्र का सचित्र चित्र है। इसमें जो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है। 1 नंबर, मुख गुहा में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है दांतों की सहायता से। उसके बाद में भोजन का एक पेस्ट बनता है, बोलस बनता है। वो जो भोजन के जो बोलस है, यह भाग है, वो यहाँ से ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में आने के बाद के अंदर ये ग्रसिका है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी नली का स्ट्रक्चर होती है जिसका नीचे का भाग आमाशय में खुलता है। स्टोमक के 3 भाग होते हैं जैसा कि बताया अभी। यहाँ पर आमाशय की दीवार से कई प्रकार के सिक्रेशन रिलीज होते हैं। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में कुछ समय भोजन यहाँ रहने के बाद में भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडनम 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो सबसे छोटी लंबाई होती है। उसके बाद में जेजुनम है, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर के आसपास होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो कुंडलिक जो आकृति है, छोटी आंत की पहचान है कि ये बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। तीसरा जो भाग है वो है इसका इलियम, जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। इस प्रकार से छोटी आंत में ग्रहणी, जिसको हम डियोडनम बोलते हैं, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बटी होती है।
छोटी आंत के बाद में, हाँ एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि भोजन का संपूर्ण जो पाचन है, कंप्लीट जो डाइजेशन ऑफ फूड, छोटी आंत। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इस भाग के अंदर संपूर्ण पाचन होता है भोजन का। उसके बाद में भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। पचित भोजन, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। सिंपली जो अधिक मात्रा में जो जल होता है, जल और कुछ आवश्यक लवणों का यहाँ पर अवशोषण बड़ी आंत की जो दीवार होती है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में फाइनली जो अपचित भोजन है वो मलाशय में कुछ समय के रहता है और उसके बाद में उसको गुदा द्वार के द्वारा उसको शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। उसको डिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पूरे पाचन तंत्र का एक चित्र है। अब पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कर्णपूर्व ग्रंथियां, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ये 3 पेरिक में होती है, 3 जोड़ी होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब और अधोजीवा, यानी एक जो ग्रंथि होती है, पैर होता है, वो जीभ के नीचे होता है, एक मुख में होता है और एक दोनों कानों के पीछे की तरफ होते हैं। इस प्रकार से हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या जो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि मानव शरीर में, मानव में कितनी जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा 3 जोड़ी। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस स्तर पे होता है और भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, और भोजन के शरीर के कौन कौन से भाग के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के जो तंत्र हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।